नमस्कार दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले कई वीडियो में श्वसन के विभिन्न पदों को पढ़ा। उसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन कुछ कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण एक वैकल्पिक मार्ग के द्वारा होता है और उस वैकल्पिक मार्ग का नाम है फास्फेट पेंटोज पथ, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। छोटा सा चक्र है, ज्यादा एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगी, मतलब कम दाम में अधिक मुनाफा होने वाला है। फास्फेट पेंटोज पथ की क्रिया कहां होती है, कैसे होती है, किसने खोज की थी, कितने एटीपी ऊर्जा बनेगी, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। नीट की जो एग्जाम रहती है उसकी दृष्टि से ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सबका मूड है पढ़ने का, तो हम शुरू करें। वेरी गुड, पढ़ने के लिए आए हो, अच्छी बात है। हेक्सोज मोनोफास्फेट संट इसका एक नाम और है, दो नाम हैं इसके, हेक्सोज मोनोफास्फेट संट HMP, दूसरा नाम है इसका पेंटोज फास्फेट पथवे या फास्फेट पेंटोज पथ PPP या ट्रिपल P। ये जो फास्फेट पेंटोज पथ है, इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है वो है एक वैज्ञानिक है वारबर्ग और दूसरे वैज्ञानिक है डिकेंस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1935 में रिसर्च करते समय यह बताया कि कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण फास्फेट पेंटोज पथ के द्वारा भी होता है। इन्होंने केवल इतना बताया। किसने? वारबर्ग और डिकेंस ने। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए होरेकर, दूसरे वैज्ञानिक आए रेकर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, होरेकर ने 1951 में और रेकर ने 1954 में यह बताया कि ये सेल में कहां होता है, कौन कौन से पदों में होता है, कौन कौन से केमिकल बनते हैं, ये बताया होरेकर और रेकर ने। होरेकर और रेकर हो सकता है मामा बुआ के लड़के हो सकता है दोस्त हो सकता है सगे भाई हो। ठीक है, ये मजाक की बात है। आपको दो वैज्ञानिक के नाम याद रखना है, होरेकर और रेकर। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो फास्फेट पेंटोज पथ है, इसमें किससे क्या बनेगा? तो इसमें लेंगे हम शुरुआत में ग्लूकोज का जो एक अणु रहता है, ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज के एक अणु से लगभग 36 एटीपी एनर्जी, 36 एटीपी ऊर्जा बनती है ग्लूकोज के एक अणु से। ग्लूकोज का एक अणु 36 एटीपी ऊर्जा बनाएगा और इसकी जो क्रिया रहती है उसकी सारी स्टेप, सभी अवस्थाएं सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी ऊर्जा बनेगी फास्फेट पेंटोज पथ के दौरान। ठीक है, अच्छा, एक बात इसमें यह याद रखना है कि इस जो क्रिया होती है इसकी, इस क्रिया में जो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा वो होगा NADP। NADP आएगा यहां पे हाइड्रोजन ग्राही के रूप में, इसका उपयोग होगा। इसका पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। फुल फॉर्म याद रखना है, निकोटिनेमाइड एडेनिन
डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये किस रूप में काम करेगा? ये यहां पर फास्फेट पेंटोज पथ में हाइड्रोजन ग्राही के रूप में काम करेगा। और स्वाभाविक है अगर ये हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा NADPH2। मतलब इस NADP का क्या होगा? अपचयन, रिडक्शन होगा। NADP क्या है? हाइड्रोजन ग्राही है, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा और NADPH2 बनाएगा। ठीक है, कैसे क्रिया होती है ये देखेंगे आप लोग। तो ये एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है। ग्लाइकोलिसिस से और क्रेब्स साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तीनों से छोटा है और तीनों से कम डरावना है। ठीक है, तो डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं। शुरुआत करेंगे। इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है ग्लूकोज से। अब ये यहां इसमें कुछ अंक लिखे हुए हैं। ग्लूकोज लिखा, उस तरह के लिखा हुआ 6। जैसे यहां लिखा है ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहां लिखा है 6, यहां लिखा है 5, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 4। तो ये जो केमिकल के आगे का जो अंक है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 भी आएगा आगे, तो ये सारे जो अंक है ये उसके अणुओं की संख्या को दर्शाएंगे। कितने अणु हैं? ठीक है, तो ग्लूकोज के 6 अणु हैं। ये आगे का अंक आप याद नहीं रखें या नहीं रहे तो भी चल जाएगा, पर प्रयास करना कि ये याद रहे। आगे का अंक किसको दर्शा रहा है? अणुओं की कुल संख्या को। तो देखिए ग्लूकोज के कितने अणु हैं? 6। ग्लूकोज के जो 6 अणु हैं, ये ग्लूकोज के 6 अणु क्रिया करेंगे एटीपी से, और एटीपी से क्रिया करेंगे तो क्रिया कैसे होगी? ग्लूकोज के 6 ही अणु 6 एटीपी से फास्फेट लेंगे तो क्या निकल जाएगा? 6 एडीपी निकल जाएगा। और क्या बनेगा? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस की पहली क्रिया जैसी है। वहां ग्लूकोज का 1 अणु लिया था तो 1 एटीपी दी थी हमने, और यहां पे हम ग्लूकोज के 6 अणु ले रहे हैं तो 6 एटीपी देना पड़ेगी। क्रिया कैसे होगी थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये ग्लूकोज, ये CHOH, ये CHO, ये CHOH, ये CHOH, CHOH, और आखिरी में CH2OH। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज को हम दे रहे हैं बाहर से एटीपी। ये ग्लूकोज का 1 अणु लिया, यहां 6 अणु हैं, यहां हमने केवल 1 ही लिया है फिलहाल समझाने के लिए। तो ये जो एटीपी है इसके पास 3 फास्फेट हैं। 3 फास्फेट में से ये एटीपी एक फास्फेट देगी ग्लूकोज को, तो वो कहां लगेगा? वो लग जाएगा 6ठे कार्बन पर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो ये जो ग्लूकोज है ये एटीपी से फास्फेट लेगा तो वो फास्फेट कहां जुड़ेगा? 6ठे कार्बन पर। तो आखिरी में क्या हो जाएगा? आखिरी में ये यहां से H हटेगा और यहां पे क्या जाएगा? P। तो ये जो पहले ग्लूकोज था वो अब किस में बदल गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो यहां पर ये जो क्रिया हो रही है ये क्रिया ऐसे हो रही है। ग्लूकोज 6 एटीपी से फास्फेट लेंगे और क्या बना देगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा, और साथ में ही ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के साथ में ही 6 एडीपी निकल जाएगी। पहली स्टेप को हम ऐसे लिखेंगे, ग्लूकोज के 6 अणु एटीपी के 6 अणु से फास्फेट लेकर ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 अणु बनाते हैं और एडीपी के 6 अणु निकल जाते हैं। क्या बन गया? बना है हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट। कितने अणु बने हैं? 6 अणु बने ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर क्या होगा?
ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 ही अणु, ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 ही अणु अपने अंदर से एक एक हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो कितने कितने अणु हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 अणु हैं, तो 6s निकलेंगे। 6s निकलेंगे तो ये देखो यहां पर ये 6NADP जा रहा है और क्या बनाएगा? 6NADPH2 बना देगा। और 6NADPH2 बना है, हाइड्रोजन निकलता है। आप अच्छे जानकार लोग हैं, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको यह मालूम है कि जब भी हाइड्रोजन आयन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है तो वहां पे एक एंजाइम काम करता है। कौन सा? डीहाइड्रोजनेज। तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 ही अणु एक एक एस निकालेंगे और उनको ग्रहण करेगा NADP और बना देगा NADPH2। और इस केमिकल से क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा फास्फोग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, फास्फोग्लूकोनिक एसिड। पहले क्या था? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट एल्डिहाइड होता है और 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड इसके नाम में लगा हुआ है, ये एसिड होगा। ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड के जो अणु रहते हैं वो एक बार और क्रिया करते हैं डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। 6 अणु, तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, तो ये हाइड्रोजन निकाले बगैर मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो 6 अणु में से फिर क्या निकलेगा? 6 हाइड्रोजन निकलेंगे। ग्रहण कौन करेगा? NADP। क्या बनेगा? NADPH2। ठीक है, और यहां पे एक क्रिया और होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और निकलती है। तो 6 अणु में से CO2 भी निकलेगी, 6 CO2 निकलेंगे, 6S निकलेंगे। NADP ग्रहण करेगा, NADPH2 बनेगा और 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड कन्वर्ट इनटू राइबोज 5 फास्फेट। राइबोज 5 फास्फेट, एक कार्बन कम हो जाएगा। इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 5 कार्बन रह गए। 5 कार्बन क्यों रह गए भैया? 5 कार्बन इसलिए रह गए कि ये इसके जो अणु थे 6 अणु, 6 अणुओं में से एक CO2 निकली है। तो जो भी यौगिक बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, उसके अंदर कार्बन कितने होंगे? 5। अणु कितने होंगे? अणु तो वही 6 है। ठीक है, तो क्या बना? बन गया हमारे पास राइबोज 5 फास्फेट। ठीक है, अब राइबोज 5 फास्फेट के 2 आइसोमर रहते हैं, समावयवी, एक जैसे अणुसूत्र वाले। तो राइबोज 5 फास्फेट जो रहता है ये आइसोमरेज एंजाइम, इसका एक ही काम है आइसोमरेज का। ये एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बदलता है। तो आइसोमरेज एंजाइम राइबोज 5 फास्फेट को, कितने अणु हैं? 6। तो 6 अणु जो थे राइबोज 5 फास्फेट के, उनमें से 4 अणुओं से बना दिया इसने जाइलुलोज 5 फास्फेट। बचे कितने? 2 अणु से बना देगा ये राइबुलोज 5 फास्फेट। ये राइबोज है और ये राइबुलोज है। तो राइबोज 5 फास्फेट के 6 अणु, राइबोज 5 फास्फेट के 6 अणुओं में से 4 बन गए हैं जाइलुलोज 5 फास्फेट और 2 बन गए हैं राइबुलोज 5 फास्फेट। हिसाब बराबर। अब हम आगे क्या करेंगे?
4 अणुओं में से एक को उठाएंगे। किसके 4 अणु? 4 अणु जाइलोज 5 फास्फेट के। 4 अणुओं में से एक अणु की क्रिया करवाएंगे राइबोलोज 5 फास्फेट के एक अणु से। आपस में क्रिया करेंगे, दोनों 5-5 कार्बन वाले हैं। जाइलोज 5 फास्फेट का एक अणु राइबोलोज 5 फास्फेट के एक अणु से मिलेगा, क्रिया करेगा। कितने कार्बन हो गए? 10। तो एक तो बनेगा इससे, इन दोनों की क्रिया से, इसकी जाइलोज 5 फास्फेट और राइबोलोज 5 फास्फेट के एक एक अणुओं की क्रिया से एक बनेगा 7 कार्बन वाला। इसका नाम है सीडो हेप्टोलोज 7 फास्फेट। कितने कार्बन वाला? 7 कार्बन वाला। 7 कार्बन, कितने बचे? 3। तो 3 कार्बन वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। या कह सकते हैं इसको, हमने जो जाना पहला नाम पढ़ा है इसका, वो है 3PGA 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला, ये 7 कार्बन वाला, ये दोनों बने। अब आगे क्या होगा? फिर ये 7 कार्बन वाला और ये 3 कार्बन वाला है, ये आपस में फिर मिल जाएंगे। तो इनके मतलब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, इसकी क्रिया होगी सीडो हेप्टोलोज 7 फास्फेट से, आपस में क्रिया होगी। तो एक तो बनेगा इससे फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये यहां से यहां देखो फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और एक बन जाएगा इससे, ये बन जाएगा इराइथ्रोज 4 फास्फेट। इसमें कितने कार्बन होंगे? 4। इसमें कितने हैं? 6। 10 तो थे ही। 7 कार्बन वाला सीडो हेप्टोलोज 3 कार्बन वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से क्रिया करेगा। 10 हो गए ना? तो 10 में से एक तो बन जाएगा 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और एक बन जाएगा 4 कार्बन वाला इराइथ्रोज 4 फास्फेट। ठीक है। अब जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे जाकर फिर क्या बनाएगा? इसी फास्फेट पेंटोज पथ को चलाएगा आगे। ठीक है। इस प्रकार से ये जो क्रिया रहती है, ये यहां से फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बना दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ग्लूकोज 6 फास्फेट चक्र को फिर आगे बढ़ाएगा। रास्ते में हम किसको छोड़ गए थे? रास्ते में छोड़ गए थे हम 4 कार्बन वाले इराइथ्रोज 4 फास्फेट को। तो ये 4 कार्बन वाला इराइथ्रोज 4 फास्फेट मिलेगा। इसका एक अणु लिया था पहले, 3 और बचे हैं। तो जाइलोज 5 फास्फेट से क्रिया करेगा इराइथ्रोज 4 फास्फेट, जाइलोज 5 फास्फेट, इन दोनों की क्रिया होगी तो एक बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और साथ में बन जाएगा वापिस फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट इस आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। अब अगर हम हिसाब करें ऊर्जा का, तो ऊर्जा का हिसाब करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कितने हाइड्रोजन निकले यहां पर? एक तो यहां निकले 6 और 6 यहां निकले। कितने हाइड्रोजन निकल गए? कुल हाइड्रोजन निकल गए हमारे पास 12। और अगर NADP ग्रहण करता है हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन से 3 ATP ऊर्जा बनती है।
एक हाइड्रोजन से कितने एटीपी ऊर्जा बनेगी? 3। तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? है 12 हाइड्रोजन। तो 1 से 3 बनेंगे, तो 12 से कितने बनेंगे? 12 से बन जाएंगे 36 एटीपी। 36 एटीपी ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक बार जल्दी से जल्दी देख लें जरा। सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज एटीपी से फास्फेट लेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या निकलेगी? 6 एडीपी। ग्लूकोज 6 फास्फेट की जो क्रिया है, ये क्रिया होगी डिहाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में। 6 ही अणु एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे, NADP ग्रहण करेगा, NADPH2 बनाएगा और खुद यौगिक बन जाएगा 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड वापस से डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा, फिर हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, फिर NADP ग्रहण करेगा, फिर NADPH2 बनेगा और यौगिक बन जाएगा राइबोज 5 फास्फेट। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, निकलेगी। तो 6 कार्बन वाले यौगिक से 5 कार्बन वाला यौगिक बनेगा। राइबोज 5 फास्फेट के 6 अणु हैं, 6 में से 4 से बनेगा जाइलोज फास्फेट और 2 से बनेगा राइबोज 5 फास्फेट। जाइलोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 फास्फेट ये आपस में फिर क्रिया करेंगे, तो एक बनेगा 7 कार्बन वाला, एक बनेगा 3 कार्बन वाला। 7 कार्बन वाला कौन बनेगा? सीडोहेप्टोलेज 7 फास्फेट। 3 कार्बन वाला बनेगा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और सीडोहेप्टोलेज 7 फास्फेट फिर आपस में क्रिया करेंगे, तो एक बनेगा 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 6 फास्फेट, एक बनेगा 4 कार्बन वाला इराइथ्रोज 4 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट इस चक्र को फिर आगे बढ़ाएगा। रास्ते में छोड़ा था हमने इराइथ्रोज 4 फास्फेट को, वो मिलेगा जाइलोज 5 फास्फेट से। इन दोनों की क्रिया होगी, एक बनेगा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एक बनेगा इससे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड रहता है, इसके 2 अणु जुड़ जाएंगे तो वापस इससे बन जाएगा, इधर से भी ये बन गया। कुल मिला के ले दे के इस पूरे नाटक में क्या बना? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट convert into glucose 6 phosphate in the presence of isomerase enzyme। आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है और ये बदलकर इस चक्र को आगे बढ़ाएगा। इस पूरे चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जहां जहां पर हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, जहां जहां निकलेंगे यहां पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यहां निकले यहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में। कितने एटीपी ऊर्जा बनेगी? ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी ऊर्जा बनेगी फास्फेट पेंटोज पथ में। ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी, क्रेब्स साइकिल में एक चक्र में 15, ऑक्सी श्वसन में पूरे में 38 एटीपी, अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न है। अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी, ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी, क्रेब्स चक्र में 15 एटीपी, ऑक्सी श्वसन में 38 और
फास्फेट पेंटोज पथ में 36। ठीक है, ये क्रियाएं इसके अंदर होती रहती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य में। अब इसमें इस चक्र जो है, इस चक्र को हेक्सोस मोनोफास्फेट संट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अधिकांश जो केमिकल रहते हैं वो 6 कार्बन वाले होते हैं। कितने कार्बन वाले? 6 कार्बन वाले। कौन कौन 6 कार्बन वाला? तो देख लो जरा यहां पे 6 कार्बन वाला कौन कौन है। तो बहुत सारे 6 कार्बन वाले, ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला। इसलिए बोलते हैं इसको हेक्सोस मोनोफास्फेट संट। ठीक है, 6 कार्बन वाला होने के कारण अधिकांश रहते हैं। फिर इसका एक नाम और है फास्फेट पेंटोज पथ। तो इसमें 5 कार्बन वाले भी इससे कम नहीं रहते। 5 कार्बन वाले थोड़े से कम है इससे। कौन कौन है 5 कार्बन वाला? एक तो ये है साहब, एक ये है और एक ये है। एक राइबोज 5 फास्फेट, एक जाइलोज 5 फास्फेट और एक राइबुलोज 5 फास्फेट। इसलिए इसको बोलते हैं फास्फेट पेंटोज पथवे। ओके, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।